वो देखिए कल तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था। हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल कंप्लीट कर लिया, लॉ ऑफ फ्लोटेशन हो गया था, ये डिसाइड कर लिया था कब बॉडी फ्लोट करेगी, कब sink कर जाएगी। अब तक हम जो कुछ भी पढ़ रहे थे उसमें आपका फ्लूइड रेस्ट में था, फ्लूइड मूव नहीं कर रहा था। आज से हम हाइड्रोडायनामिक स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोडायनामिक्स मींस फ्लूइड इन मोशन। अब आपका फ्लूइड रेस्ट में नहीं है, फ्लूइड मोशन में आ जाएगा। हाइड्रोडायनामिक्स मींस फ्लूइड इन मोशन। अगर फ्लूइड मोशन में तो उसको आप हाइड्रोडायनामिक्स कहेंगे। हाइड्रोडायनामिक्स मींस फ्लूइड इज इन मोशन। तो जब फ्लूइड मूव करेगा सबसे पहली जो टर्म हाइड्रोडायनामिक्स में आती है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी आपने विस्कोसिटी इज अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन आपने सॉलिड्स में पढ़ा था। सॉलिड्स में मैंने डिस्कस भी किया था, लिक्विड के लेयर्स में जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उस फ्रिक्शन को आप विस्कोसिटी कहेंगे। तो फ्रिक्शन है क्या, मतलब अगर लिक्विड की दो लेयर्स मूव कर रही हैं, मान लीजिए कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, वाटर ही ले लो, वाटर की एक लेयर होगी, उसके ऊपर वाटर की दूसरी लेयर जा रही होगी, दोनों लेयर्स के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स होगी जो उन लेयर्स के मोशन का अपोज करेगी। दैट इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स acting between the layers of fluid is known as viscosity। तो इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स है जो लेयर्स में एक्ट करेगी, इसे आप विस्कोसिटी कहते हैं। सॉलिड्स में जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उसे फ्रिक्शन कहते हैं। लिक्विड्स में जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा उसे आप विस्कोसिटी कहेंगे, जो लेयर्स में एक्ट करता है। अब ये जो विस्कोसिटी इज एन इंटरनल फोर्स, ये ऐसा नहीं हो रहा कि एक लिक्विड दूसरे लिक्विड पे लगा रहा है, ये वो फोर्स है जो लिक्विड के लेयर्स के बीच में एक्ट कर रही है। मींस अगर एक लिक्विड फ्लो कर रहा है, मान लीजिए ये सॉलिड सरफेस है, दिस इज अ सॉलिड सरफेस, ये एक सॉलिड सरफेस है, ग्राउंड मान लीजिए, ग्राउंड पर पानी मूव कर रहा है। तो इस सॉलिड सरफेस में क्या होगा, जो भी लिक्विड की लेयर इस सॉलिड सरफेस के साथ कांटेक्ट में होगी वो तो रेस्ट में होगी। अब आप इस सॉलिड सरफेस से ऊपर जा रहे हो, लाइक आप ग्राउंड से ऊपर उठते चले जा रहे हो, तो जो भी लेयर ग्राउंड के साथ सॉलिड सरफेस के साथ कांटेक्ट में वो रेस्ट में। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे नेक्स्ट जो लेयर होगी उसकी वेलोसिटी कम होगी, नेक्स्ट लेयर की वेलोसिटी और ज्यादा होगी, नेक्स्ट लेयर की वेलोसिटी और ज्यादा होगी, और जब सबसे ऊपर जो लेयर है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड layers is increasing from bottom to top। तो पहले समझिए विस्कोसिटी का क्या मतलब है। फ्लूइड के लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करती है उस फ्रिक्शनल फोर्स को आप विस्कोसिटी कहेंगे। विस्कोसिटी रिलेटिव मोशन का अपोज करेगी। इट्स अ फ्रिक्शन जो लिक्विड के लेयर्स में काम करता है। विस्कोसिटी इज अ टाइप ऑफ, विस्कोसिटी फ्रिक्शन है जो लिक्विड्स में एक्ट कर रही है। अब होता क्या है, देखो विस्कोसिटी का रीजन समझो। अगर कोई कुछ पूछ रहा है, हाँ, अब ये सॉलिड है, सॉलिड के ऊपर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, मान लीजिए वाटर फ्लो कर रहा है। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स होगी वो फोर्स बहुत स्ट्रांग होती है, उसको एडेसिव फोर्स कहते हैं। उस फोर्स की वजह से जो लिक्विड मॉलिक्यूल सॉलिड के साथ कांटेक्ट में वो तो रेस्ट में होगा। भाई ग्राउंड पर आप पानी फैला दीजिए तो वाटर की जो लेयर कांटेक्ट के साथ वाटर के साथ कांटेक्ट में होगी वो पहली लेयर तो रेस्ट में आएगी,
उसके ऊपर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे लेयर्स की वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। लेयर्स की वेलोसिटी बढ़ने का मतलब है कि ग्राउंड वाले की सबसे कम थी, तो नीचे वाली लेयर अपने पास वाली लेयर को रोकने की कोशिश करेगी, पास वाली लेयर कम वेलोसिटी से मूव करेगी, ये लेयर ऊपर वाली लेयर को रोकने की कोशिश करेगी, ये इसको। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। अब ये लेयर दूसरी लेयर को रोक रही है, रोकने का क्या मतलब है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रही होगी। तो ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही है, इसी फोर्स को विस्कस फोर्स कहते हैं। तो विस्कोसिटी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से लिक्विड की अलग अलग लेयर्स रिलेटिव मोशन का अपोज करती हैं, और विस्कोसिटी की वजह से जो फोर्स आती है उस फोर्स को विस्कस फोर्स कहते हैं। इट्स लाइक फ्रिक्शनल फोर्स जो आपने सॉलिड्स में पढ़ा था। तो इसको जब आप डिफाइन करोगे तो डिफाइन कुछ ऐसे करते हैं कि विस्कोसिटी जो होगा, विस्कोसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, property of fluid due to which an internal frictional force acts between layers when a fluid is in motion it opposes relative motion between its layers. It opposes relative motion between its layers. सर एक क्वेश्चन था। हाँ, अब बताइए। यस युवराज। जी सर। सर मैं ये पूछ रहा था कि जब मतलब बेसिकली ऊपर वाली लेयर्स जो तेज चलती हैं वो इंटरनल फ्रिक्शन और फ्रिक्शन फ्रॉम द ग्राउंड की वजह से स्लो होती है। तो इसका मतलब सर जो लोअर मोस्ट लेयर है वो तो सबसे स्लो हुई, लेकिन जैसे जैसे लेयर्स आप देखोगे तो मतलब लिक्विड के पार्टिकल्स तो जो इंटरनल पार्टिकल्स होते हैं वो तो इन ऑल डायरेक्शंस मूव करते हैं ना, तो वो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन की उसको बैकवर्ड क्यों पुल कर रहा है? लाइक अगर कोई पार्टिकल आगे को जा रहा है तो वो फॉरवर्ड पुश भी तो कर सकता है। जब मैं फ्लो की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं लिक्विड फ्लो कर रहा है युवराज, तो लिक्विड फ्लो तो किसी एक ही डायरेक्शन में करेगा। यस सर। अब मान लीजिए लिक्विड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और एक लेयर है जो इसके मोशन का अपोज कर रही है, ये वाली मोशन लेयर इसकी ऊपर वाली लेयर के मोशन का अपोज कर रही है, तो वो फोर्स जी कहाँ सर। लगाएगी, किस डायरेक्शन में? सर ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन। तो मूवमेंट ऐसा नहीं है कि लिक्विड इस डायरेक्शन में भी गया और इस डायरेक्शन में भी गया। फिलहाल मैं कह रहा हूँ लिक्विड किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है, सारी लेयर्स ऐसे जा रही है। सर इसका मतलब अगर लिक्विड एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो उसके पार्टिकल्स भी सारे एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था लिक्विड के पार्टिकल्स मूव इन रैंडम डायरेक्शंस ना 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 ना, क्योंकि बिकॉज वो ऑफ वो काइनेटिक फोर्सेस, इंटरनल काइनेटिक फोर्सेस। वो टर्बुलेंट फ्लो है। मतलब वहां भी मान लीजिए लिक्विड इधर गया, पार्टिकल पहले इधर जाता है तो फ्रिक्शन यहाँ एक्ट करेगी, फिर आप कहते हो पार्टिकल डायरेक्शन चेंज कर देता है तो फ्रिक्शन यहाँ एक्ट करेगा। जैसे ओके। जैसे डायरेक्शन चेंज होगा, चेंज होता रहेगा। इतना जी लिखिए, फिर चीजें और डिस्कस करते हैं। अब्दुल्ला आप जो पूछ रहे हैं उसका आंसर तो यही है, फिर एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिखिए। हाँ भैया लिख लिया आपने, दोबारा सुन लीजिए। अब्दुल्ला आप इंक्रीज करने की जगह ना अगर ऐसे सोचने की कोशिश करें कि नीचे वाली लेयर की डिक्रीज क्यों होगी, तो उसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम विस्कोसिटी पढ़ रहे हैं। जो लेयर, हर लेयर दूसरे लेयर के मोशन का अपोज करेगी, इसके ऊपर तो कोई लेयर है नहीं,
तो टॉप मोस्ट ये लेयर है, इसके मोशन का अपोज ये कर रही थी, इसके मोशन का अपोज ये कर रही है, इसके मोशन का अपोज ये कर रही है। जो लेयर ग्राउंड के साथ है उसकी वेलोसिटी सबसे कम है, तो जिस ग्राउंड से जस्ट जो कांटेक्ट में लेयर होगी उसकी वेलोसिटी टॉप वाली के कंपेरेबल सबसे कम होगी ना। हर लेयर अगर एक रेस्ट में है तो उसको रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन ये वाली लेयर इसकी वेलोसिटी अपने बराबर करने की कोशिश करेगी, तो ये तो ऑलरेडी जीरो थी, तो इसीलिए वेलोसिटी मिनिमम, ये सबसे ऊपर वाली की वेलोसिटी मैक्सिमम। तो सिर्फ ये एक वेलोसिटी प्रोफाइल है जो बता रहा है आपको कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी ज्यादा क्यों है, इंपॉर्टेंट ये है कि लेयर्स एक दूसरे के मोशन को अपोज करेंगी, और जब ये अपोज करेंगी तो जो ऑपोजिंग फोर्स होगी उस ऑपोजिंग फोर्स को विस्कस फोर्स कहते हैं, सिंपल। और इस प्रॉपर्टी को आप विस्कोसिटी कहेंगे। अब ये आप सब लोग लिख चुके हैं, अब आपको सीखना है कि विस्कस फोर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखिए, जैसे आपने फ्रिक्शन का फॉर्मूला पढ़ा था, म्यू एन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, ऐसी देखिए यहाँ विस्कस फोर्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे। विस्कोसिटी, मेथ्री विस्कोसिटी, एक दूसरे को अपोज करने का जो रीजन है दैट इज विस्कोसिटी। अच्छा, आप कॉज ऑफ विस्कोसिटी और देख लो, कॉज ऑफ विस्कोसिटी is intermolecular force between layers। भाई लेयर्स के बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होगी वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स विस्कोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो कॉज ऑफ विस्कोसिटी इज इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। विस्कोसिटी के बाद नेक्स्ट देखो, ये विस्कस फोर्स आप कैलकुलेट कैसे करोगे। तो विस्कस फोर्स कैलकुलेट करने के लिए दो लेयर्स लेते हैं लिक्विड की, एक ये लेयर ली हुई ऊपर, एक ये लेयर ली हुई। सो ये जो ऊपर वाली लेयर है ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है दैट इज v प्लस dv, नीचे वाली लेयर जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है दैट वेलोसिटी इज v, और इन दोनों लेयर्स के बीच में जो सेपरेशन है दैट इज dx। सो ये भी लेयर ऑफ लिक्विड है, ये भी लेयर ऑफ लिक्विड। अब रिलेटिव मोशन की वजह से ये दोनों लेयर्स एक दूसरे के मोशन को अपोज करेंगी। सो जब ये अपोज करेंगी तो एक फोर्स एक्ट करेगी जिसे विस्कस फोर्स लेते हैं। हर्षित, मैं अभी डाउट डिस्कस करता हूँ आपका, पहले इसको वाइंड अप कर दूं, कंप्लीट कर दूं, फिर आता हूँ क्या क्या है। तो अब ये इन लेयर्स का जो एरिया है दैट इज एरिया ऑफ लेयर्स। भाई जब मैं एरिया ले रहा हूं देन दिस इज ओवरलैपिंग एरिया, जो भी एरिया दोनों का कॉमन एरिया होगा जो ओवरलैप कर रहा होगा वो एरिया ही है। अब एक लेयर से दूसरे लेयर तक जाने में वेलोसिटी में चेंज आया dv, और एक लेयर से दूसरी लेयर तक जाने में पोजीशन में चेंज आया dx। सो dv is change in velocity when position changed by dx। सो जब पोजीशन dx से चेंज होगी तो वेलोसिटी में जो चेंज आएगा दैट चेंज इज d। आप यहां एक टर्म डिफाइन कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं dv ओवर dx। dv ओवर dx को कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, सो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पापा 100.2 है, 100.2। दिस इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, इसे आप वेलोसिटी ग्रेडियंट कहेंगे। तो यहां जो विस्कस फोर्स है
अच्छा, अब इसके आगे जो मैं लिख रहा हूं मैं कुछ डिराइव नहीं करूंगा, मतलब विस्कस फोर्स की डेरिवेशन आपके पास नहीं है, डेफिनेशन है आपके पास, एक्सपेरिमेंटल बताता है कि किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तो आपसे कहता है विस्कस फोर्स Fv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना ज्यादा लेयर्स का एरिया होगा विस्कस फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी। विस्कस फोर्स प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, विच इज dv over dx। वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल है, विच इज dv over dx। तो जब आप प्रोपोर्शनलिटी लेंगे, F इज प्रोपोर्शनल टू a dv over dx। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो देखो विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, एरिया पे डिपेंड कर रही है। इस पे डिपेंड कर रही है कि दोनों लेयर्स के बीच में वेलोसिटी में डिफरेंस कितना है। ये इस पर भी डिपेंड करेगी कि मीडियम कौन सा है। लाइक एयर के लिए अगर आप वाटर लेते हो तो विस्कस फोर्स कम होगी, आप वाटर की जगह ग्लिसरीन ले लेते हैं तो विस्कस फोर्स ज्यादा होगी। दैट मींस along with area and velocity gradient it also depends upon the nature of material. So for nature of material, आप जब proportionality का साइन हटाएंगे you will use a coefficient of viscosity eta, so that's eta a dv over dx. So that's viscous force which is eta a dv over dx. eta जो है, इस eta को कहते हैं coefficient of viscosity. This is coefficient of viscosity. So ये जो coefficient of viscosity है ये डिपेंड करता है nature of material and temperature पर। Eta depends on nature of material and temperature। तो नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा ये ईटा। अलग अलग मीडियम्स के लिए ईटा की वैल्यू अलग अलग होगी। कुछ ऑथर्स यहाँ एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं। नेगेटिव साइन का सिर्फ मतलब ये होगा कि फोर्स वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर नेगेटिव साइन नहीं है इसका मतलब वो मैग्नीट्यूड लिख रहा है, तो मैं यहाँ नेगेटिव साइन यूज नहीं कर रहा। फ्रिक्शन में भी हमने म्यू एन लिखा था, हम ये जानते थे कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहां मैं नेगेटिव साइन नहीं लिख रहा हूं। डायरेक्शन पता है आपको कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज ऑपोजिट टू मोशन। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, या यहां पर फ्रिक्शन को आप क्या कहोगे, विस्कस फोर्स, इज ऑपोजिट टू मोशन। तो जहां भी मोशन होगा उस मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही होगी। जैसे सिस्टम राइट में जा रहा है तो विस्कस फोर्स लेफ्ट में एक्ट कर रही है, सिस्टम अगर लेफ्ट में जाएगा तो विस्कस फोर्स राइट में एक्ट करेगी। इतना लिखिए, फिर ईटा की यूनिट देखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट्स क्या। हाँ, तो एक हर्षित का डाउट है, स्पीड इन रिलेशन फर्स्टली नहीं हर्षित, इसका रीजन सिर्फ ये है, एक वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ऊपर वाली है 20। इनकी वेलोसिटी में कुछ डिफरेंस है, ये कुछ फोर्स अप्लाई करेगी जिस फोर्स की वजह से स्लो डाउन हो जाएगा। लेकिन जब आप ऊपर जाओगे ना तो ऊपर वो वैल्यू कम हो जाएगी, तो इस पर जो ऊपर वाली लेयर है उस पर फोर्स कम लग रही होगी। नहीं सर, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि वेलोसिटी क्यों बढ़ती है ऊपर जाते वक्त, यही क्वेश्चन है। क्योंकि आपकी जो विस्कस फोर्स से ऊपर जाते जाते कम हो जाती है, इसलिए वेलोसिटी बढ़ जाती है। अपोज तो विस्कस फोर्स कर रही है, अपोज तो विस्कस फोर्स करिए ना। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपकी विस्कस फोर्स कम होती चली जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो सर इसका रीजन जैसे मैंने बोला कि सपोज हम सर ये बस एक विस्कोसिटी, वो विस्कस फोर्स ही है। फ्रिक्शन वर्ड सॉलिड्स के लिए यूज करते हैं, जब आप फ्लूइड्स की बात करते हैं चाहे लिक्विड हो या गैसेस हो, उसको फ्रिक्शन कहते हैं, विस्कस विस्कोसिटी कहते हैं। सर फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स में भी काम करता है, तो ऐसी विस्कस फोर्स भी अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है फ्लूइड में काम करेगा क्या लेयर्स के बीच में? नहीं, अगर दोनों फ्लूइड रेस्ट में तो वेलोसिटी में चेंज कितना है, जीरो।
विस्कस फोर्स इज 0, तभी सर एक्शन आपने ग्रेडियंट की डेफिनेशन क्या दी कि चेंज इन एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन या चेंज इन वेलोसिटी बोला आपने? चेंज इन एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन इज ग्रेडियंट. वेलोसिटी ग्रेडियंट मींस चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन. जैसे रेट ऑफ चेंज होता है मैथ्स में, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसी ग्रेडियंट है चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन. अंश, अंशिका क्लियर है ये? सर एक बार आप बता देंगे आपने ग्रेडियंट को ये विस्कस फोर्स के साथ कैसे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होगा? ये मैंने कहा था, मैं इस चीज को डिराइव नहीं करा सकता, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं, इन्हें हम डायरेक्टली लिख रहे हैं. ओके ओके इसको हम डिराइव नहीं कर रहे. सर यस मित्री. सर वो जो विस्कस फोर्स का आपने बताया था सर कि वो हमेशा क्या कहते हैं अपवर्ड्स इंक्रीज होगी सर, तो उसमें अपवर्ड्स इंक्रीज होने का कहा था आपने या फिर इट विल ऑलवेज अपोज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, चाहे वो फिर कोई भी डायरेक्शन? मैं दोनों चीजें कही, इट विल ऑलवेज अपोज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और मैंने कहा था अपवर्ड्स वेलोसिटी इंक्रीज होगी, जो मैंने लिखवाया था वहां देखो फर्स्ट डायग्राम में. upwards Yes, sir, velocity increase होगी and frictional force will always oppose the direction of velocity. जहां फिर चाहे वो सर कोई भी डायरेक्शन हो, राइट? कोई भी डायरेक्शन, बिल्कुल, जहां वेलोसिटी होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगा. ओके सर. तो उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं होगा फिलहाल? नहीं, एक्सप्लेनेशन है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है, लेकिन वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं. जैसे आप लिखते हैं G(m1 m2 by r²) न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हमने कहीं प्रूफ नहीं किया था इसमें, हमने डायरेक्टली लिखा था, तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स. ऐसे ये भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऐसे डिराइव नहीं कर रहे, हो सकता है डिराइव, लेकिन सिलेबस का पार्ट नहीं है तो कोई फायदा नहीं. तो एक सेकंड पीछे कर देंगे सर, एक लाइन में चलिए. सर यस, पूछ रहा था. सर आइडियल गैसेस में विस्कोसिटी, आइडियल गैस में हम विस्कोसिटी 0 मान के लेके चलते हैं. वो कह रहे हैं ना आइडियल, जैसे याद है लॉज ऑफ मोशन में हम आइडियल सरफेसेस लेते थे जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, ऐसी आइडियल गैसेस में. बट ये भी आप जानते हैं कि कोई भी गैस आइडियल नहीं है ना, हर गैस आइडियल बिहेवियर से कुछ ना कुछ डेविएशन तो जरूर शो करती है. बट जो अजम्पशन है आइडियल गैस की, उसमें ये है कि फ्रिक्शन विस्कोसिटी नहीं होगी. हो गया सर? यस अनुभव. सर रिवर के अंदर जो पत्थर होते हैं वो उनमें फ्रिक्शन होता है? किसके साथ फ्रिक्शन? जो बिल्कुल जो सर वो होगा, सरफेस के साथ. बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल. जहां भी दो सॉलिड सरफेसेस कांटेक्ट हैं वहां फ्रिक्शन जरूर होगा. बट सर जब हम उसके ऊपर से चलते हैं पत्थर के ऊपर, तब से हम स्लिप करते हैं, तब तो वहां पे फिर फ्रिक्शन है, लेकिन अनुभव कम है. जैसे अगर आप दो से मशीनरी के पार्ट्स हैं, टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन होता है अनुभव. यस सर. अगर आप ऑयल डाल दें तो ऐसा नहीं होगा कि फ्रिक्शन 0 हो गया, फ्रिक्शन कम हो जाएगा. तो अगर आप मुझसे ये पूछें कि एक पत्थर है जो एयर में रखा है और एक वाटर में, कहाँ फ्रिक्शन कम है? वाटर वाले में फ्रिक्शन कम होगा, एयर वाले में फ्रिक्शन कंपैरेटिव ज्यादा होगा, क्योंकि हाँ क्या पे बोल. सर तब अब हम इन सब को लेके वो काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स का पूरा कर सकते हैं फ्लूइड के ऊपर. बिल्कुल वही करेंगे, बिल्कुल कर सकते. बस आपके लिए एक फोर्स बढ़ गई, बाकी आपको सिस्टम तो सॉल्व करने के लिए वही मेथड्स हैं जो आपने पहले सीखे. सो मान लीजिए लिक्विड की 2 लेयर्स हैं. इस लेयर का एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, इसका भी एरिया है 2 मीटर स्क्वायर. इन दोनों लेयर्स की वेलोसिटी में, दोनों लेयर्स के बीच में जो सेपरेशन दिया हुआ है, दैट सेपरेशन इज डेल्टा x, which is let's say 5 mm. So ये लेयर मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. ये लेयर रेस्ट में.
बस ये लिखा है अब्दुल्ला, फॉर्मूले के बाद बस ये लिखा है, ये रेस्ट में है, ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, सेपरेशन 5 mm. If coefficient of viscosity is, इसको ईटा से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आप समझ लीजिए 10 डेगापॉइस दिया है, मैं यूनिट अभी डिस्कस कर रहा हूँ, बस आपको एक बार फॉर्मूला यूज करना सिखा दूं, कैलकुलेट विस्कस फोर्स। सो देखिए, जब आप विस्कस फोर्स लेंगे, विस्कस फोर्स इज सिंपली ईटा ए dv ओवर dx है, से आप डेल्टा v ओवर डेल्टा x लिख दीजिए चाहे तो। सो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, ये चेंज ये रेस्ट में और ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो वेलोसिटी में चेंज इज 10 माइनस 0 इज 10 मीटर पर सेकंड। पोजीशन में जो चेंज है दैट्स 5 mm which is 5 into 10 raised to the power minus 3 meter. एरिया आपको गिवन है 2 मीटर स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, विस्कस फोर्स आ गई ईटा, ईटा आपको 10 दिया है, इट्स 10, एरिया दिया है 2, डेल्टा v is 10, डेल्टा x is 5 into 10 raised to the power minus 3. So viscous force is 40 into 10 raised to the power 3. हाँ जी बताइए। डेकापॉइस ऐसा यूनिट है? जी डेकापॉइस। ओके सर। डेकापॉइस POISE। वो उसी के बराबर होगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अभी लिखते हैं भाई, ये फॉर्मूला यूज करना है तो आमना, अंश। यस सर। युवराज, फॉर्मूला आया यूज करना? सर मेरा नेटवर्क बड़ा गंदा आ रहा था, बीच में रह गया, आप एक बार एक बता दो फिर से। न्यूमेरिकल? नहीं सर, फॉर्मूला यूज करना। ओके, देखिए ये दो लेयर्स हैं लिक्विड की, एक लेयर रेस्ट में, दूसरी लेयर मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, और इन लेयर्स के बीच में जो सेपरेशन है दैट इज 5 mm। अब जी सर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको गिवन है 10 डेकापॉइस, तो जो विस्कस फोर्स है दैट इज ईटा ए डेल्टा v ओवर डेल्टा x। तो ईटा इज 10 गिवन है आपको, एरिया आपको 2 मीटर स्क्वायर दिया है, चेंज इन वेलोसिटी भाई एक लेयर रेस्ट में है, दूसरी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो जो डिफरेंस है दैट्स 10 माइनस 0 इट्स 10 मीटर पर सेकंड। 10 हो जाएगा। पोजीशन में इन दोनों लेयर्स के बीच में जो डिफरेंस है दैट्स 5 mm व्हिच इज 5 into 10 raised to minus 3, एरिया इज 2 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ सर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है मतलब हर बार? हाँ, सब कुछ ऐसा मिलेगा। तो 10 into 2 into डेल्टा v is 10, डेल्टा x को रख दिया, 4 जी into सर, आगे सर समझ आ गया सर, थैंक यू सर। अच्छा अभी हाँ हर्षित सर मेरा भी डिस्कनेक्ट हो गया सर, ये डेकापॉइस क्या है? यूनिट SI यूनिट है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की SI यूनिट है डेकापॉइस। ओके सर। अच्छा, अब इसमें यश ने बहुत ढंग का क्वेश्चन पूछा है कि इन दोनों लेयर्स के बीच में है क्या। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई मुझसे पूछेगा, सारे डिस्कशंस हो गए थे, ये किसी ने नहीं पूछा कि लेयर्स के बीच में है क्या। तो सुनो बेसिकली है क्या, ये थिकनेस है लेयर की यश। अगर एक ही लेयर आप लोगे ना, तो ये मान लीजिए एक लेयर है आपकी, ये लोअर पोर्शन है लेयर का जो रेस्ट में, ये अपर पोर्शन है जो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और ये थिकनेस है लेयर। जिसे मैं डेल्टा एक्स ले रहा हूं। जब आप वेलोसिटी लेते हैं ना, तो लेयर की टॉप लेयर, लेयर के बीच की बॉटम लेयर और उसकी थिकनेस आपको दी हुई होती है, तो ये थिकनेस है। आगे से आपको थिकनेस लिख कर देगा। एक चीज और देखिएगा, पता नहीं मुझे याद आ रहा है किसी ने फ्रिक्शन में मुझसे पूछा था कि ये जो विस्कोसिटी है, ये विस्कोसिटी किस में एक्ट करती है, सॉलिड्स में या लिक्विड्स में?
सर लिक्विड्स में लिक्विड्स में। मैं पहले आपको फैक्ट बता रहा हूँ, फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि आपने मान लीजिए ये एक सरफेस थी, ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक बहुत थिन सी आपने फिल्म बना दी, लिक्विड की ना एक फिल्म है, बहुत थिन फिल्म है, ये लिक्विड की एक फिल्म है, मतलब इस सरफेस के ऊपर कुछ लिक्विड पड़ा हुआ, ये थिन फिल्म है लिक्विड, थिन लिक्विड फिल्म, तो लिक्विड की थिन फिल्म, इसके ऊपर आपने एक बॉडी रख दी। तो अब होगा क्या कि जो विस्कस फोर्स है वो विस्कस फोर्स इस सॉलिड ऑब्जेक्ट पर भी काम करेगी। पहले फैक्ट सुन लो, फिर इसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो ये लिक्विड फिल्म इस सॉलिड सरफेस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स एक्ट करेगी, अप्लाई करेगी। तो लिक्विड फिल्म will exert viscous force on solid object. तो ये लिक्विड फिल्म सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर एक विस्कस फोर्स एग्जर्ट करेगी। अब यहां से एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसा कैसे, और जो एरिया लोगे ना वो एरिया ये वाला एरिया होगा, सॉलिड का यहाँ जो एरिया कांटेक्ट में होगा वो एरिया लेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि विस्कस फोर्स तो लिक्विड्स के बीच में थी, सॉलिड और लिक्विड में कहां से आ गई? तो होता ये कि जैसे आप सॉलिड को आप लिक्विड पे रखोगे, लिक्विड की एक लेयर सॉलिड के साथ स्टिक कर देगी। जैसे आपने सॉलिड को लिक्विड के ऊपर रख दिया तो लिक्विड की एक लेयर सॉलिड के साथ स्टिक कर जाएगी, और नीचे गीला हो जाता है ना सॉलिड, तो एक लिक्विड की लेयर स्टिक कर गई। तो ये जो विस्कस फोर्स है ना, ये बेसिकली इस लिक्विड में और लिक्विड की उस लेयर में जो सॉलिड के साथ स्टिक कर गई है उस लेयर के बीच में। और चूंकि लिक्विड लेयर सॉलिड से अटैच्ड है तो जो फ्रिक्शन लिक्विड लेयर पे काम करेगा वो सॉलिड पे भी काम करेगा। लिखिए ये रीजन है कि वो लिक्विड लेयर एडेसिव फोर्स की वजह से जाकर चिपक गई है। एडेसिव फोर्स वो फोर्स है जिसकी वजह से गम या ग्लू दो पेपर के पीसेस को स्टिक कर देता है। तो बेसिकली विस्कस फोर्स इन बिटवीन द फर्स्ट लेयर एंड द सेकंड लेयर ऑफ द लिक्विड ही है ना? दोबारा कहिए हर्षित, क्या कह रहे हैं? मतलब वो बेसिकली विस्कस फोर्स इन बिटवीन द वेरी फर्स्ट लेयर एंड द सेकंड लेयर ऑफ द लिक्विड है। बिल्कुल बिल्कुल, लिक्विड के लेयर्स के बीच। सर हाँ जी बोलिए। सर यही वजह है ना कि वाटर जब किसी भी सरफेस पे रखेंगे तो उसमें विस्कोसिटी आने का मेन रीजन यही होगा ना? हाँ मेन रीजन यही एडेसिव फोर्स। सर हाँ जी सर तो हम कह सकते हैं ना लेयर्स के बीच में वो फ्लूइड पार्टिकल। दोबारा यश। सर ये थिकनेस में वो दोनों लेयर्स के बीच में फ्लूइड पार्टिकल्स ही हैं। हाँ बिल्कुल फ्लूइड पार्टिकल्स, यही थिकनेस। सर हाँ सर हमारा सॉलिड वो रेस्ट में है ना? सॉलिड अभी नहीं, अगर ये सॉलिड रेस्ट में हुआ तब तो कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी, ग्रेडियंट तो फोर्स जीरो हो जाएगी। ये सॉलिड मूव कर रहा होगा सर्टेन वेलोसिटी, इधर को मूव कर रहा होगा सर क्योंकि अगर रेस्ट में आ जाएगा वेलोसिटी जीरो, आपकी विस्कस फोर्स जीरो हो जाएगी। हाँ गौरव। सर अगर ये बॉडी सिर्फ ऊपर वाले लेयर पे नहीं है और बिल्कुल इमर्स कर रखा है जितनी भी वो थिन लेयर है, तो वो कौन सी वाली विस्कस फोर्स एक्ट करेगी उस पे, टॉप लेयर वाली या फिर बॉटम लेयर वाली या तो सारी? आप हाँ तो आप ये करोगे कि ये आपका सॉलिड है, वैसे तो यूजुअली एक लेयर की थिकनेस लेते हैं, लेकिन अगर वो आपसे कहता है कि सॉलिड को आपने रख दिया तो वो आपको लेयर की थिकनेस देगा, तो सॉलिड के नीचे वाली जो लेयर होगी वो इस पर विस्कस फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी। सर फिर उसकी जो क्या कहते हैं बैकवर्ड फोर्स होगी वो कंबाइन हो जाएगी ना थिकनेस के साथ? कौन सी सारी लेयर्स के लिए? नहीं, देखो इस पर विस्कस फोर्स कौन एक्सर्ट करेगा? जिसके साथ ये कांटेक्ट में होगा, है ना गौरव? यस सर। ये जो लेयर है इस लेयर की थिकनेस सिर्फ ये लेयर रिस्पॉन्सिबल होगी, नीचे वाला नहीं। तुम ये कह रहे हो ना कि एक मैंने लिया पूरा सब लिक्विड भरा हुआ था ना, सॉलिड को यहाँ डाल दिया, तो कौन इस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये वाला या ये वाला, राइट?
यस सर। ये वाली लेयर एक्सर्ट करेगी ये। सर हाँ हाँ कैस्पर। सर अगर वो सॉलिड लिक्विड के सरफेस पर भी हो और सबसे नीचे वाले सरफेस पर भी टच करके स्किड हो रहा हो तो हम हाँ वो सरफेस के फ्रिक्शन प्लस विस्कस फोर्स दोनों को लेंगे। नहीं, हम विस्कस फोर्स लेंगे। बीच में लिक्विड की लेयर आ गई, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं, क्योंकि अगर नहीं सर पूरा अंदर कांटेक्ट में होगा तो भी। तुम खुद सोचो ना, अगर एक सॉलिड सरफेस, यहाँ तुमने लिक्विड की एक फिल्म डाली हुई है ना, उस पे सॉलिड रख दिया, यस सॉलिड को पूरा अंदर का कैसे भी रख दो तो तुम्हें नहीं दिख रहा, लेकिन लिक्विड का मॉलिक्यूल तो है ही ना दोनों के बीच में। या तो यस ये तो मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन है, सॉलिड और क्या आवाज आ रही, सॉलिड और सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच में जब इंटरेक्शन होगा तब इसका सोर्स ही काम करती है। अच्छा, अब कुछ डाउट्स और हैं, लास्ट डाउट्स हैं, इसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स ले रहा हूँ। मेथ्री, बट ये लेयर बेसिकली होती क्या है, व्हाट टाइप? अरे वाटर फ्लो कर रहा है ना मेथ्री, वाटर अगर फ्लो कर रहा है तो वाटर की लेयर है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो लेयर की फॉर्म में जाते हैं। नहीं सर वो एडहेसिव जो आपने लेयर बोली है, मतलब जो फॉर्म में जाती है सर, तो उसमें कौन सा कंपाउंड होता है जो उसमें स्टिकी सा? हर मॉलिक्यूल कर जाता है, या तो एडहेसिव होता है या फिर कोहेसिव फोर्स होती है। तो ओके एडहेसिव वाटर ले लो, कुछ भी ले लो, मर्क्यूरी लोगे तो वो एडहेसिव नहीं होता, वो नहीं स्टिक कराएगा। हर मॉलिक्यूल, हर कंपाउंड ओके सर। ये तो वेट कर देता है। सर एक मिनट में जरा ना, अभी कुछ मैसेज को, इफ देयर इज नो इनफाइनाइट लेयर। हाँ यश, देखो वहां पर लेयर्स जो होंगी ना, उन लेयर्स की कुछ तो थिकनेस होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि लेयर्स की कोई थिकनेस ही नहीं है। लेयर्स बेसिकली मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है, तो मॉलिक्यूल्स की कुछ तो थिकनेस रही होगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मॉलिक्यूल्स की थिकनेस नेग्लिजिबल है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर्स आ गए। फाइनाइट नंबर ऑफ लेयर्स होंगी। यश सर एक सेकंड भाई अब्दुल्ला, एक बात बताइए मुझे, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक बॉडी है वो 100 मीटर पर सेकंड से जा रही है और मैं उसको 1 न्यूटन की फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा हूं, तो क्या होगा बॉडी के साथ? बॉडी चलती जाएगी। 100 फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वेलोसिटी थोड़ी कम होती चली जाएगी। तो जो आप पूछ रहे हैं, लिक्विड में अगर मैंने बॉडी डाल दी, लिक्विड फ्लो कर रहा है, बॉडी फ्लो होती चली जाएगी, फ्रिक्शन की वजह से वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। अब्दुल्ला मानस, does it exist between solid? यस मानस, हर सॉलिड और फ्लूइड के बीच में एडहेसिव फोर्स भी एक्ट करती है। बेसिकली दो तरह की फोर्सेस होती हैं, एक कोहेसिव और एक एडहेसिव, दोनों एक्ट करती हैं। एडहेसिव फोर्स एक्ट करेगी। कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो उनके बीच में एडिशन है। कोहेसिव स्ट्रांग होती है, एडहेसिव वीक होती है। मॉलिक्यूल लाइक वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स कोहेसिव, वाटर और किसी और सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स एडहेसिव। अगर एडहेसिव स्ट्रांग है तब स्टिक करेगा, एडहेसिव वीक है कोहेसिव के कंपैरेबल तो स्टिक नहीं कर पाएगा। ये हमें सरफेस टेंशन में बहुत डिटेल में डिस्कस करना है कोहेसिव एडहेसिव, इसीलिए मैं भी इसकी थोड़ी डिटेल में नहीं जा रहा। सर विस्कोस बहुत ज्यादा होगी तो ब्लॉक रुक जाएगा। यस अनुभव। सर ये जो ए है, ये वैल्यूज की चेंज हो सकती है, जैसे ऊपर इसने 3 मीटर स्क्वायर दे दिया और नीचे 2 मीटर स्क्वायर, तब 2 मीटर स्क्वायर लेंगे, जो कॉमन एरिया है, जो ओवरलैप जो कर रहा है वो वाला एरिया लेंगे 2 मीटर स्क्वायर। सर हाँ जी सुनाइए। सर वो आपने कहा था ना कि छोटा सा भी लेयर तो होगा ही होगा बोल के सरफेस और उस ऑब्जेक्ट के बीच में, तब तो हमारा भी ग्राउंड के साथ 0 डिस्टेंस तो नहीं होगा ना सर? कुछ ना कुछ तो एयर होगा ना फिर। नहीं होता ना, एयर फील्ड होता है, वो है निकल जाता है। सर वो बोलते हैं ना कि एक पैराडॉक्स है जिसमें हम कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को टच ही नहीं कर सकते। अब तुम जिस लेवल पे जाते हो क्लासिकल फिजिक्स से बाहर निकल रहे हो। तुम जिस लेवल पे जा रहे हो तुम क्लासिकल फिजिक्स से बाहर निकल रहे हो, वहां वो चीजें आएंगी। ये क्लासिकल में हम वो सारे पैराडॉक्स नहीं लेके चलते। वो बेसिकली पैराडॉक्स नहीं है, वो फिलोसफी है, लेकिन हम उसे क्लासिकल में लेकर नहीं चलते।
ठीक है, आप उसको एरर बार्स मान लीजिए, अप्रोक्सीमेशंस मान लीजिए, क्लासिकल फिजिक्स में उन चीजों को लेकर नहीं चलते। अच्छा, तो फिर मतलब लिक्विड के अंदर ब्लॉक को नीचे तक टच भी कराएंगे तो भी हम सरफेस का फ्रिक्शन ना लेके विस्कस फोर्स को ही लेंगे। ओके सर। तो देखिए सीजीएस यूनिट जब आप सर लोगे, सर मैंने थोड़ी देर पहले एक डाउट हुआ था, उसके बाद से मैं डिस्कनेक्ट हो गया, हो सकता है आपने पूछ कर बताओ सर, वो वैक्यूम वाला। ही लूंगा बच्चे, बस मैं ना थोड़ा सा करा दूं। देखो मेरी क्लास को 45 मिनट हो गए और मैं कहीं आगे बढ़ ही नहीं पाया। बस 2 मिनट रुक जाओ, मैं जरा सा थोड़ा आगे बढ़ जाऊं, फिर मैं डाउट। एफ बाय ए इंटू डी एक्स बाय डी। और एक चीज और है, आप लोग ना, इट्स गुड कि आप लोग डाउट्स पूछते हैं सब में, लेकिन दूसरे के डाउट्स भी सुना करिए। कई बार ना आप लोगों के डाउट्स बहुत रिपीटेड होते हैं, एक ही चीज अलग अलग लोग अलग अलग लैंग्वेज में पूछते हैं। दूसरे के भी सुना करो, थोड़ा सा हमारा टाइम बचेगा, सिलेबस तेज हो जाएगा। तो जब आप यूनिट लोगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, मैं एसआई यूनिट ले रहा हूं, तो ईटा होता है एफ बाय ए डी डी एक्स ओवर डी वी। फोर्स न्यूटन था, डी एक्स मीटर था, एरिया मीटर स्क्वायर था, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड था, मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड आ गया। तो इसकी जो एसआई यूनिट है, इट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। ये एसआई यूनिट है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और इसी को डेका पॉइंट्स भी कहते हैं। जब आप सीजीएस यूनिट लोगे तो देखो सीधा सीधा कन्वर्जन है, आप न्यूटन की जगह डाइन ले लीजिए, मीटर की जगह सेंटीमीटर ले लीजिए, और सेकंड्स तो सेकंड्स रहेगा, और इसे आप पॉइस कह देते हैं। डेका पॉइस की जगह ये पॉइस हो जाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ सीजीएस में 1 डेका पॉइस जो होता है, 1 डेका पॉइस इज 10 पॉइस। ये 1 डेका पॉइस 10 पॉइस के इक्वल होगा, और इसी को आप पॉइजनी भी कहते हैं। इसी को पॉइजनी भी कहते हैं। चलिए लिखिए इतना। हर्षित क्या पूछ रहा है? सर मैं पूछ रहा था ना कि जैसे ये विस्कस फोर्स वैक्यूम में 0 होगा ना? बिल्कुल मीडियम होना चाहिए ना, वैक्यूम का मतलब है कुछ है ही नहीं। ओके सर। चलिए इतना लिखिए। वो क्या लिखा है? हाँ कहाँ पर? डेका पॉइस के बाद वो ब्रैकेट में पॉइजली, POISELLI। डेका पॉइस को पॉइजली भी कहते हैं। तो ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड, डेका पॉइस और पॉइजली भी कहते हैं। पॉइस की स्पेलिंग डेका पॉइस। चलिए effect of temperature on viscosity. So देखो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो विस्कोसिटी पर इफेक्ट पड़ेगा। विस्कोसिटी का रीजन क्या है? मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विस्कोसिटी। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाएगी, विस्कोसिटी कम हो जाएगी। और इंक्रीजिंग टेम्परेचर, viscosity of liquid decreases. Due to decrease in strength of intermolecular force. Strength of intermolecular force. Intermolecular force. दूसरी चीज देखिए। अच्छा अभी तो हम सिर्फ लिक्विड्स पढ़ रहे हैं। गैसेस में जो विस्कोसिटी होती है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है, इंक्रीज विद टेम्परेचर।
अब ये क्यों इंक्रीज करती है, ये ऐसा क्यों एक्सेप्शन आ रहा है, इसे हम करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, एक चैप्टर है आपके पास, उसमें डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में डिटेल में देखेंगे कि गैसेस में ऐसा क्यों होता है कि विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। इतना लिखिए, न्यूमेरिकल्स करना शुरू करते हैं। जल्दी लिख लीजिए इसको। हाँ अब्दुल्ला, आप जा सकते हैं। इतना हो जाए बताओ मुझे, इसको रब करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक। ओके, मारिसवन, अब्दुल अदनान, हो गया? यस सर, लिख लिया। चलो जी, इसको रब करते हैं। अब कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स देखना शुरू कीजिए ऑन विस्कोसिटी। सो पहला क्वेश्चन है, a metal plate of 0.1 meter square is connected G assignment का last question is connected to a 0.01 kg mass via a string that passes over an ideal pulley. A liquid with film thickness of 0.3 mm is placed between plate and the table. When released, plate move to the right with constant speed (0.085 meter per second). Find coefficient of viscosity of liquid. तो इसमें आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिया उसने। ये पुली है, ये लिक्विड फिल्म है, यहाँ इसके ऊपर एक बॉक्स उठा के रख दिया। ये फिल्म, तो बॉक्स से ये पुली गया और पुली से यहाँ पर एक मास अटैच्ड है 0.01 kg का। अब वो आपसे कई चीजें पूछ रहा है, फ्रिक्शन वगैरह क्या होगा। सो देखिए, यहाँ अभी मैंने बताया था अगर ये लिक्विड फिल्म सॉलिड के साथ अटैच्ड है तो यहाँ पर विस्कस फोर्स एक्ट कर रही होगी। तो देखो फोर्सेस क्या क्या होंगे। अगर ये बॉक्स का मास m है जो 0.01 kg है, तो यहाँ वेट mg एक्ट करेगा, टेंशन T एक्ट करेगी, टेंशन यहाँ भी एक्ट करेगी, ये एक विस्कस फोर्स एक्ट कर रही होगी और ये यहाँ जा रहा है विद वेलोसिटी v, इस v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, यहाँ भी एक्सेलरेशन 0 होगा, v कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो आपको एरिया गिवन है 0.1 मीटर स्क्वायर,
आपको वेलोसिटी में चेंज पता है। देखिए इस लेयर की वेलोसिटी तो 0 होगी जो सरफेस के साथ कांटेक्ट में, ये लेयर सॉलिड के साथ मूव कर रही है, सॉलिड की वेलोसिटी कितनी है 0.085, तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा 0.085 माइनस 0, सो चेंज इन वेलोसिटी इज 0.085 मीटर पर सेकेंड। जो थिकनेस है लेयर की, दैट थिकनेस इज 0.3 mm, तो 0.3 into 10 raised to the power minus 3 मीटर। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी चाहिए। तो देखिए आप दो एफबीडी बनाइए, इस मास एफबीडी का, मास एम का एफबीडी बनाते हैं और ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी ऑफ मास एम। जब आप मास एम का एफबीडी बनाओगे, देखिए मास एम पर फोर्सेस क्या क्या एक्ट करेंगे। नीचे वेट एक्ट कर रहा है mg, ऊपर टेंशन एक्ट कर रही है t, और एक्सेलरेशन 0। तो अगर आप इक्वेशन लिखेंगे, और ये नीचे जा रहा है, तो इक्वेशंस लिखना सिखाया था आपको एफबीडी से, mg माइनस t इज m into 0, दिस mg इज इक्वल टू t। mg इज इक्वल टू t। तो आप यहां से टेंशन लिख सकते हैं, मास है 0.01 multiplied by 10, so this t comes out to be 0.1। ये टेंशन आ गई। अब इसके बाद ब्लॉक का एफबीडी बनाओ। तो जब आप ये ब्लॉक लेंगे, इस पे दो फोर्सेस काम कर रही हैं, यहाँ टेंशन एक्ट कर रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में विस्कस फोर्स एक्ट कर रही है, और इसका भी एक्सेलरेशन 0 है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो आप ऐसे लिख सकते हो t माइनस एफ वी 0, सो t इज इक्वल टू एफ। इसके बाद मेरे पास जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। अब एफ वी को आप लिख सकते हैं ना, एफ वी इज ईटा ए डेल्टा वी ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टेंशन। टेंशन कितनी है 0.1। तो इस पूरी इक्वेशन में एक ही तो अननोन है, एरिया पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ईटा पूछ रहा है। तो ईटा आ जाएगा 0.1 इंटू डेल्टा एक्स बाय ए इंटू डेल्टा वी। सर वैल्यूज रखो और मुझे बताओ ईटा कितना आ रहा है। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और बताइए मुझे ईटा कितना आ रहा है। चलो कैस्पल का कुछ आया आंसर, बाकी सब लोग कैलकुलेट करो और ईटा लिखो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है। चलो क्या अनुभव, एग्जैक्ट आंसर तो मैं ढूंढ सकता हूँ दोस्तों। हाँ कैस्पल क्लोज है, मानस का एग्जैक्ट है। अनुभव आपका भी आसपास है आंसर के, एग्जैक्ट नहीं है। हाँ अंशिका का सही आ रहा है बिल्कुल। आमना का भी ठीक है। ठीक है अब्दुल अनान। Yes, yes, clear. It's 0.1 into delta x. Delta x is 0.3 into 10 raised to the power minus 3.
by area, which is 0.1, into change in velocity, which is 0.085. Ten raised power minus 3 decapoise. चलिए इतना लिखिए. That was about viscosity. एक और टॉपिक स्टार्ट करते हैं. मैं रब कर दूं इतना. लिख लिया सबने? यस सर. चलिए इसको मैं रब करूंगा. इसके बाद नेक्स्ट है विस्कस फोर्स के बाद पॉइजलीज फॉर्मूला. देखिए पॉइजलीज फॉर्मूला क्या कहता है. अगर आपने एक पाइप ले लिया, area of the cross section of the pipe is A, और area of cross section की जगह radius ले लेते हैं. Length of the pipe is L. इस पाइप से कुछ लिक्विड फ्लो कर रहा है. यहां से कुछ फ्लूइड है जो फ्लो कर रहा है. So let's say delta V volume of liquid flows through the pipe in time delta t. तो डेल्टा टी टाइम में जो वॉल्यूम फ्लो कर गया, दैट वॉल्यूम इज डेल्टा वी. तो यहां जो रेट ऑफ फ्लो आएगा, दैट इज डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, विच इज क्यू. तो यहां जो रेट ऑफ फ्लो होगा, दैट्स डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, विच इज क्यू. तो ये जो रेट ऑफ फ्लो होता है ना, पॉइजलीज फॉर्मूला कहता है कि रेट ऑफ फ्लो इज पाई पी आर टू द पावर 4 बाय 8 ईटा एल. इसकी डेरिवेशन डायमेंशनल एनालिसिस से होती है. जब आपको डायमेंशनल एनालिसिस कराया था तो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला में ये सब चीजें सिखाई थी. उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा. आर पता है आपको, रेडियस ऑफ द पाइप. L is length of pipe. P is pressure difference. सर सिर्फ डिमेंशनल एनालिसिस से हो सकती है, फिर कोई और तरीका भी है? और कई तरीके हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो तरीका है दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस. तो लेकिन उससे कांस्टेंट्स तो नहीं मिलेंगे ना हमें, पाई और 1/8. क्वेश्चंस में बिल्कुल. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. तो ऐसे आप रेट ऑफ फ्लो निकाल सकते हैं. अब रेट ऑफ फ्लो और सुन लीजिए. रेट ऑफ फ्लो का क्या मतलब है? रेट ऑफ फ्लो मींस वॉल्यूम फ्लोइंग इन 1 सेकंड. 1 सेकंड में मान लीजिए लिक्विड का 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम फ्लो कर जाता है, तो रेट ऑफ फ्लो 10 मीटर क्यूब हो जाएगा. रेट ऑफ फ्लो मींस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड. 1 सेकंड में लिक्विड का जो भी वॉल्यूम फ्लो कर जाएगा उसको आप रेट ऑफ फ्लो कह दोगे. इट्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड. चलिए इतना लिखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे. सर जी बताइए. सो प्रेशर डिफरेंस हॉरिजॉन्टल प्रेशर डिफरेंस का है ना? हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल. कि यहां से अगर कुछ प्रेशर एक्ट कर रहा था, एक्सक्यूज मी सर, एक सेकंड के बाद यहां से कुछ प्रेशर एक्ट कर रहा था P2, तो जो P है दैट इज P1 माइनस P2. यस युवराज बताइए.
सर जब भी किसी पाइप से कोई लिक्विड फ्लो करेगा तो इसका मतलब पाइप में जो लिक्विड एकदम रेडियस के पास होगा वो सबसे तेज जाएगा। बिल्कुल सेंटर पर है ना, सेंटर पर, जी सर। सेंटर पे जो होगा वो सबसे तेज जाएगा। हाँ जो जी सर। यहाँ होगा सर, क्योंकि जो बाउंड्री के पास से जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, जो सेंटर से जाएगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। जो भी लिक्विड सॉलिड सरफेस के साथ कांटेक्ट में होता है वो स्लो मूव करता है, जैसे जैसे आप दूर जाओगे वो तेजी से मूव। यस मैत्री, ऑब्वियसली प्रेशर P1 ज्यादा होगा तभी तो राइट में जा रहा है, अगर P2 ज्यादा होगा तो लेफ्ट में मूव कर जाएगा। सर तो हम P2 से लेते क्यों हैं? क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा होगा ना P1 तो इन केस ऑफ P2। नहीं बहुत ज्यादा नहीं, मतलब अगर ये 10 पास कर ले या 5 पास करे तब भी तो फ्लो करेगा। फोर्सेस ले लो, एक तरफ से कुछ फोर्स एक्ट करिए, दूसरी तरफ से कुछ और। ओके सर। सर हाँ सर मैं अभी टेम्पररी डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आप ये फॉर्मूला फिर से समझा सकते हैं? ओके, देखिए पॉइजनीज फॉर्मूला सिर्फ ये कहता है कि आपने अगर एक पाइप ले लिया, उस पाइप से कुछ लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड मींस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, वो क्या होगा? तो रेट ऑफ फ्लो कैलकुलेट करने के लिए मान लीजिए इस पाइप से डेल्टा वी वॉल्यूम फ्लो कर रहा है कुछ टाइम डेल्टा टी, तो यहाँ जो रेट ऑफ फ्लो होगा दैट्स डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, जिसे हमने क्यू कह दिया। तो क्यू का एक्सप्रेशन है पाई पी आर टू द पावर 4 बाई डी टाइम। ये मैं डिराइव नहीं करा। पी प्रेशर डिफरेंस है, लाइक पाइप में यहाँ से लिक्विड का प्रेशर P1 है, ये जो लिक्विड आगे निकल गया वो इससे पीछे P2 प्रेस कर रहा है, तो जो प्रेशर डिफरेंस है P दैट इज P1 माइनस P2। R रेडियस है पाइप का, 8 कांस्टेंट, ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड L इज लेंथ ऑफ द पाइप। तो यहाँ से जो लिक्विड फ्लो करेगा एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम फ्लो कर जाएगा वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इतना। सर यस क्या सर हम रेट ऑफ फ्लो को डेल्टा वी ओवर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी करके और डेल्टा वी ओवर डेल्टा एक्स को विस्कस फोर्स से भी वैसे तो वैसे भी कर सकते। हाँ वैसे भी तो आपके ऊपर है, आप इसको A इंटू वी भी ला सकते हैं, एरिया इंटू वी आ जाएगा, उसको हम कॉन्टिन्यूस में करेंगे। इसे मैं करूं और इसके ऊपर एक पॉजिटिव फॉर्मूला। देखिए पॉजिटिव फॉर्मूला की डेरिवेशन डायमेंशनल एनालिसिस के डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला से होती है, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो उसको दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है 2 कैपिलरी ट्यूब्स AB and BC are joined end to end at B AB is 16 centimeter long and of diameter 4 mm, where BC is 4 centimeter long and of diameter 2 mm, the composite tube is held horizontally with a connected to a vessel of water डायग्राम में सब क्लियर किया हुआ है, गिविंग कांस्टेंट हेड ऑफ
3 सेंटीमीटर। भाई ये क्वेश्चन लिख लेना, इसे रब करना होगा मुझे। एंड सी इज ओपन इन द calculate pressure difference between B and C। So डायग्राम कुछ ऐसा दिया हुआ है इसका। ये B पॉइंट लिखा है, ये C पॉइंट लिखा है, ये A पॉइंट लिखा है, और ये लेंथ दी है 4 सेंटीमीटर, ये लेंथ दी है 6 सेंटीमीटर। यहां तक ये दिया है 3 सेंटीमीटर। चलिए लिखिए, फिर उसके बाद देखते हैं क्या क्या रहा है क्वेश्चन। जल्दी से उसे ड्रॉ कर, रब करना होगा मुझे। लिख रहे तो बताइए, इसको रब करता है, सॉल्व करना शुरू करें। थोड़ा सा टफ पड़ेगा यार आपके लिए। चलो देखिए जी, ए बी 16 सेंटीमीटर। सुबह देखिए क्या क्या कह रहा है आपसे। दो पाइप है, एक ए बी पाइप है, इसका डायमीटर कुछ ज्यादा दिया होगा। ये सी पाइप है, बीसी पाइप, इसका डायमीटर कम है। ये दो यहां कनेक्टेड है। ये कंटेनर है, इसे पूरा लिक्विड से भर दिया। भाई एक बात बताओ, ये लिक्विड पॉइंट ए पर और पॉइंट सी पर सेम प्रेशर लगाएगा या अलग अलग प्रेशर लगाएगा? कुछ आंसर्स आप लोग दीजिए, बहुत देर से मैं ही करा रहा हूं और मुझे आंसर्स देखें एटलीस्ट कुछ लोगों के। प्रेशर एट बी और प्रेशर एट सी। चलो डिफरेंट तो आ रहा है, मुझे बता दो कौन सा ग्रेटर है, कौन सा प्रेशर ग्रेटर है? कैस्पल का कुछ आंसर आया, हर्षित ठीक बता रहा है, कैस्पल ठीक था, आमना मेत्री ठीक है, गौरव, यश का गलत है, युवराज का सही है। अरे भाई सी ज्यादा डेप्थ में, प्रेशर तो डेप्थ के साथ वेरी करता है, तो सी ज्यादा डेप्थ में, तो सी पे प्रेशर ज्यादा होगा। बी पर प्रेशर कम है प्रेशर एट सी से। वो कह रहा है बस प्रेशर डिफरेंस निकाल के, प्रेशर डिफरेंस कितना है। तो प्रेशर डिफरेंस के लिए मैं एक आसान काम करता हूं, मैं इन दोनों के बीच की हाइट लिख लेता हूं एच। भाई अगर हाइट आ गई ना तो प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस क्या होता है? एच रो जीत होता है। ये समझ में आ रहा है कि प्रेशर डिफरेंस के लिए हाइट कैलकुलेट कर ले तो काम चल जाएगा। यस सर। अब देखो युवराज, मुझे बताओ कि जो लिक्विड यहां तक आया, मान लो कुछ लिक्विड फ्लो ही तो कर रहा होगा, ऐसे फ्लो करेगा।
बी और सी में रेट ऑफ फ्लो को जरा कंपेयर कर सकते हो? लिक्विड का कहीं लॉस नहीं हो रहा। ओके कैस्पर, रेट ऑफ फ्लो सर सी में ज्यादा होगा। कुछ सोचो, अगर सॉरी सी, सर कम होगा। अगर सी में रेट ऑफ फ्लो कम है, देखो रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है एक सेकंड में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, एक सेकंड में बी से कुछ लिक्विड चला गया, मान लो 10 मीटर क्यूब, तो भाई वही लिक्विड तो सी से भी पास होना चाहिए। अगर वो लिक्विड सी से पास नहीं होगा तो दैट मींस लिक्विड का लॉस हो जाएगा। तो फिर तो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। हाँ, तो लिक्विड का फ्लो कैसा होना चाहिए दोनों में? जितना लिक्विड बी से गया उतना सी में चला गया। जी सर, तो सर रेट सेम रहेगा बट स्पीड थोड़ी ज्यादा हो जाएगी ना, तभी तो रेट सेम रहेगा। बिल्कुल, स्पीड बढ़ जाएगी बट रेट ऑफ फ्लो की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम कितना जाएगा। जी सर, वो तो है, रेट सेम रहेगा। अब बी और सी पाइप के अंदर रेट सेम रहेगा, रेट ऑफ फ्लो इज सेम। रेट ऑफ फ्लो is same for pipe B and C. B और C के लिए रेट ऑफ फ्लो सेम है। इतना क्लियर हुआ? अब अगर इतना हो गया तो देखो रेट ऑफ फ्लो लिख दो। रेट ऑफ फ्लो क्या होता है? पाई प्रेशर एट B, रेडियस एट B, 8 coefficient of viscosity of liquid into length of pipe B is pi pressure at C, radius of C to the power 4, 8 eta, let's see, पाई ने पाई कैंसिल कर दिया, 8 ने 8 कैंसिल कर दिया, ईटा ने ईटा कैंसिल कर दिया। अब आपका सिर्फ काम ये है, किसी तरह से आपको रेडियस कुछ पूछ रहा होगा तुमसे, प्रेशर पूछ रहा है, प्रेशर डिफरेंस, वो तुमसे बेसिकली सी और बी के प्रेशर में डिफरेंस पूछ रहा है। पीसी माइनस पीबी निकालना है। सो पीसी माइनस पीबी के लिए बाकी सारा डेटा तो लिख ही लेते हैं एटलीस्ट। देखो एल बी गिवन है 16 centimeter, so that's 16 into 10 raised to the power minus 2 meter. LC दिया 4 centimeter, 4 into 10 raised to the power minus 2 meter. अब बताओगे मुझे पाइप बी का डायमीटर कितना है? अरे बी का डायमीटर बता दो सर। मतलब 3 मिलीमीटर। तो डायमीटर का हाफ कर दे, रेडियस आ जाएगा। तो 3 mm by 2 1.5 mm है, इसे मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। सी का जो रेडियस है वो सी का डायमीटर बाय हाफ होगा। सी का डायमीटर कितना है? 2 मिलीमीटर। 2, so that's 2 by 2, it's 1 into 10 raised to the power minus 2. अब कहानी बची प्रेशर की। अगर ये H है तो मुझे बता दो ये कितना होगा, सब बताना ताकि मुझे अंदाजा लग जाए किसका कितना दिमाग चल रहा है। नहीं आम ना, डायमीटर तो अलग है बच्चे। देखो ये थिक है, पाइप नैरो हो जाता है, ब्रॉड था नैरो हो गया। नहीं सो मैं कह रही हूँ कि AB का डायमीटर आपने 4 मिलीमीटर नहीं लिखवाया था? 4 लिखवाया था? 4 लिखवाया यस था? सर। यस सर। अभी तो तुम्हारे डिपेंड कर रहा यस हूँ, सर। ठीक है बता रहे हो, जैसा बताओगे वैसा लिख 4 2। हाँ देखो मैंने पूछा था ये हाइट, सिर्फ एक तिशा का आंसर आया और किसी का? तिशा का आंसर बिल्कुल ठीक है, अब्दुल हन्नान का भी ठीक है, बाकी सब सो रहे हैं। अंश, अंशिका, मानसवन सर जी सर। क्वेश्चन बोल दीजिए ना, मैं उस पर ध्यान दे रही थी। डायमीटर ये हाइट कितनी है? ए की फ्री सरफेस से लेकर ये तक की हाइट। हर्षित का भी ठीक है, अनुभव का भी ठीक है, कैस्पल का तो आंसर ही आ गया। ये जो डिफरेंस है ये आया 3 माइनस H और है ही। तो देखिए आप प्रेशर B का प्रेशर आप लिख सकते हैं, H रो जी होता है ना, B पॉइंट पर हाइट कितनी है लिक्विड कॉलम की? 3 माइनस H, सो 3 माइनस H
डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। ऐसी आप सी पर लिख सकते हैं। भाई सी के लिए तो हाइट पूरी 3 है। अच्छा यार एक काम और कर लेना, h सेंटीमीटर्स में ना, हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड सेम टर्म से कैंसिल हो जाएंगी, -2 डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। सी पर जब लोगे तो 3 × 10⁻², सी की तो हाइट 3 है, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। अब अगर आप सब कुछ यहाँ रख दो तो एक h ही रह जाएगा कैलकुलेट करने के लिए। रख दो यहाँ पर, EB आ गया 3 - h into 10⁻², density of water into G, RB, which is 2 × 10⁻³ square. नहीं square नहीं, 4 power. By LB, LB is 16 × 10⁻². PC, it's 3 × 10⁻². Density of water into G. Into RC, it's 10⁻³ (4). Divided by LC, which is 4 centimeter, 4 × 10⁻²। देखिए ये इसे कैंसिल कर देगा, G से G कैंसिल हो जाएगा, 10⁻² से 10⁻² कैंसिल हो जाएगा, एक h बचेगा। h का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, एक बार आप क्लैरिफाई कर लेना, कैलकुलेट कर 2.4 सेंटीमीटर है। वैसे एनसीईआरटी में पॉइसडीज फॉर्मूला पे जो क्वेश्चंस दिए हैं वो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, कि सब कुछ दे देता है और कहता है प्रेशर डिफरेंस निकालो, ये थोड़ा सा काम आ जाता है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, कल कंटिन्यू करेंगे इसके बाद का।